एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया। और हमेशा की तरह इसमें भी हम सबसे पहले कहानी का सारांश पढ़ेंगे, फिर पात्रों के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम मुख्य पंक्तियां पढ़ेंगे और फिर कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो एमसीक्यू है इस बार का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अभी तक एग्ज़ाम में सब आया नहीं है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको आगे बढ़ते हैं। सिक्का बदल गया कहानी जो है वो सर्वप्रथम जुलाई 1948 में प्रकाशित हुई थी प्रतीक पत्रिका में। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जुलाई 1948 में पत्रिका का नाम क्या था? प्रतीक। और जो कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी बादलों के घेरे, जिसमें ये संकलित है, तो ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 में और इसमें कुल 17 कहानियां हैं। ये प्रकाशन इसका हुआ है 1980 में। इसका संकलन प्रकाशित हुआ है बादलों के घेरे। और ये कहानी जो है वो प्रतीक पत्रिका में 1948 में ही प्रकाशित हो चुकी थी। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी। एग्जाम के टाइम में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कहानी कब प्रकाशित हुई थी और कहानी संकलन कब प्रकाशित हुआ था, तो इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें कुल 17 कहानियां हैं। कहानियों के नाम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। कुछ नहीं, दोनों दो बाहें, सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, दादी अम्मा, बदली बरस गई, गुलाब जल गरेरिया, एक दिन जिगरा की बात, न गुल था न चमन था, दोहरी सांझ, पहाड़ों के साए तले, कलगी, लामा, नफीसा और कामदार भीखमलाल। ये सभी कहानियां हैं इसमें संकलन में। अब देखते हैं कहानी का सारांश। यह एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है। देखिए, ये विभाजन जो है ना, ये कीवर्ड है, ये आपको याद रखना जरूरी है। ये कहानी का पूछा जाता है इससे, कहानी का जो मूल तथ्य क्या है, तो ये विभाजन, भारत विभाजन ही इस कहानी का जो पृष्ठभूमि है, जो परिवेश है, वो यही है, भारत विभाजन है। जहाँ साहनी शादी के बाद आई थी, उस जगह को छोड़कर जाना पड़ रहा है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि वह सेरा भी नहीं जिसे उसने छोटी उम्र से बच्चों की तरह पाला है। सबका ध्यान साहनी की संपत्ति पर है। साहनी चनाब नदी नहाकर अपने घर जाती है। ये नदी का नाम भी याद रखना इम्पोर्टेंट है, चनाब नदी का जिक्र हुआ है यहाँ पे। वहां उसे मारने के लिए लोग बैठे हैं, सभी चाहते हैं कि साहनी यह जगह छोड़ दे। मुख्य पात्र इसमें है साहनी, सबसे पहले है, जो कि जमींदार शाहजी की पत्नी है और शाहजी की विधवा है। उनकी शाहजी की मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ पे शाहजी की विधवा है वो। विभाजन के कारण जिन्हें विस्थापित होना पड़ा, सारी धन दौलत छोड़कर वह कैंप लौटती है। सेरा कौन है? हसैना का पति और साहनी का कामगार, लेकिन उसे साहनी ने क्या, अपने बच्चे की तरह पाला है। और अपनी माँ के मरने के बाद वो साहनी के यहाँ पला है। सांप्रदायिक भावना से भरकर साहनी को मारने की सोचता है, पर मार नहीं पाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि वो मारने की सोचता है दूसरे के बहकावे में आकर के, लेकिन वो मार नहीं पाता है। और कुछ गौण पात्र भी हैं, लेकिन एग्जाम में ये भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं सवाल। हसैना सेरा की पत्नी, शाहजी साहनी का पति जमींदार, फिरोज साहनी को मारने के लिए सेरा को भड़काने वाला है फिरोज। जैना कौन है? सेरा की माँ जो मर गई थी। और एक नवाब बीबी का भी जिक्र आता है। उसके अलावा है बेगू पटवारी, जौलदार और दाऊद खां इंस्पेक्टर। इस्माइल और रसूली, ये सभी पात्र हैं, जो कुछ मुख्य पात्र और कुछ गौण पात्र है। तो इन सभी को आप जरूर याद रखिएगा। और ये जो पीडीएफ है जिसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसको मैं इंस्टाग्राम पे
अभी शेयर करूँगी आपको फ़ोटो के रूप में, और इसे टेलीग्राम पे भी डाल दूँगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जिसको भी चाहिए तो वो डाउनलोड कर लेगा वहाँ, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक पे जा कर के टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको किसी भी कहानी का PDF या कुछ भी चाहिए तो वहाँ आप मुझसे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस कहानी की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। मुख्य विशेषताएं कहानी में सबसे पहले तो ये है भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी। इस विषय पर बहुत सारी कहानियां और उपन्यास लिखे गए, तो उसमें से ये कहानी जो है, ये भारत पाक विभाजन वाली, ये हमारे यूनिट 7 कहानी में लगी हुई है। उसके बाद है दूसरा जो मुख्य है, अविभाजित कश्मीर में चिनाब के तट के स्थित जबलपुर की कथा। यहाँ पर ये शहर के नाम या नदी के, मतलब जो भी नाम इसमें आए हुए हैं उसको आप जरूर से एक बार अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। कश्मीर, चिनाब और जबलपुर, जबलपुर की कथा है ये। देश विभाजन के पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। विभाजन से उत्पन्न पीड़ा का जिक्र है। विभाजन से आए मानसिक बदलाव का चित्रण है। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन इसमें किया गया है। ये सब चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है, जो कि पंजाबी जो है वो भाषा का यहाँ इसमें प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं प्रमुख पंक्तियाँ क्या क्या है। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। कितना लंबा अरसा है। साहनी सोचती है कि एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाह जी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। ये साहनी सोच रही है, उसका ये सोच रहा है कि किस तरह से सब चीज बदल गया है। वह शाह जी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। तो ये जो है वो साहनी क्या क्या सोचती है, अपने सारे जो उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर वो सोच रही है कि वो यहाँ पे दुल्हन बनकर आई है, और वो चाहती है कि खुशी खुशी रहे। अपना जो भी उसकी 50 वर्षों से दिखा रहा है कि यहाँ पे वो नहाती आई है, यानी कि उसकी उम्र 50 वर्ष है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर हो सके कभी ये पूछे कि साहनी की उम्र क्या थी, तो इस तरह से आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ये शाह जी की ही असामियाँ हैं। साहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाह जी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। वो अपने जमीनों को देख करके ये सारी चीजें सोच रही है कि यहाँ पर कितना कुछ है, सब कुछ उसका अपना है। साहनी चौंक पड़ी। देर, मेरे घर में मुझे देर, आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। जब उसे सभी उसे मशवरा देते हैं कि वो यह जगह छोड़कर चली जाए, तो उसी समय वो कहती है कि मेरे घर में देर कैसे हो रही है। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले वक्त बदले। मतलब किस तरह से दिन बदल गया है इसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे। टूकें अब भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे
धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफ से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। ये वहां पे सोच रहे हैं सभी। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ये पंक्ति देकर के पूछा जा सकता है कि किसने ये पंक्ति किसने कहा है। तो ये कौन है, ये सोच रही है कौन, साहनी। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा कि राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं छोड़ आई। चलिए आगे देखते हैं और भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ आपके क्विक नोट्स, जो कि आप चाहे तो उसे रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में। जल्दी जल्दी में रिवीजन करने के लिए क्विक नोट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सिक्का बदल गया कहानी जो है वो कृष्णा सोबती की ये उत्कृष्ट कहानी है, जिसमें विभाजन, विस्थापन और टूटते मानवीय रिश्तों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। तो ये जो है ये कहानी का मुख्य कथ्य है, विभाजन, विस्थापन और टूटते मानवीय रिश्तों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। ये कहाँ पे है, इसमें किस कहानी में, सिक्का बदल गया कहानी में है ये सारी चीजें। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज इस कहानी में दिखलाया गया है। सबसे पहले 1947 में भारत पाक विभाजन जो हुआ था, उस समय अविभाजित कश्मीर में चिनाब के तट पर स्थित बस्तियों, जो जबलपुर क्षेत्र है, उसमें विस्थापन और सांप्रदायिक तनाव का खौफनाक मंजर था। ये कहानी 1980 में प्रकाशित हुई है। बादलों के घेरे, यह कहानी प्रसिद्ध संग्रह का अहम हिस्सा बनी। यहाँ पे यहाँ 24 नहीं होगा, ये 70 होगा। जुलाई 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णा सोबती द्वारा विभाजन की ताजा पीड़ा और मानसिक बदलाव का पहली बार दस्तावेजीकरण किया गया था। मतलब 1947 में विभाजन हुआ था और 48 में ये लिखी गई थी। तो सबके मन का घाव अभी ताजा थे, क्योंकि उस समय पूरे हिंदुस्तान ने विभाजन का दर्द झेला था। तो ये कहानी एक मील का पत्थर बन गई। यह महज एक ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय भाषा में बुनी गई एक विधवा नारी की पराधीनता का गहरा मनोवैज्ञानिक अंकन है। एक शांत प्रभात और 25 सालों की विरासत। जो कहानी है, कहानी का आरंभ ही होता है एक सुबह से, जहाँ अपने दिनचर्या जो साहनी जो है वो अपनी दिनचर्या की सर शुरू करती है चनाब में नहा करके, और वो पिछले 50 सालों से ये दिनचर्या उसकी बनी हुई है। तो क्या दिखलाया जाता है उसमें, हवेली और जमीन जो कि साहनी का है, और वो कहती है कि यह सब शाह जी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल होती है और जमीन तो सोना उगलती है। चिनाब का किनारा है और जय श्री राम कहते हुए वो वहां पे नहाती है। पिछले 50 वर्षों से वह यहाँ नहाती आ रही है। साहनी सोचती है कि एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, यानी उसे वो सारी चीजें याद आ रही हैं। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने कुछ भयावना सा लग रहा है, एक युग का अंत करीब है। ये सब पंक्तियां इंपॉर्टेंट है उसमें। धोखे का पारिस्थितिक तंत्र, टूटते मानवीय रिश्ते। शेरा कौन है, हसैना का पति है, और माँ शेरा की माँ कौन है, जैना। तो ये रिश्तों वाले जो बातें हैं ना, ये कई बार मिलान वाले प्रश्न में आ जाती हैं, और ये जैना और
शेरा वाला आ चुका है एक बार, तो आप ये हो सकता है कि इस बार मिलान वाले में ना आकर के दूसरे तरह से पूछ लिया जाए, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। हसैना और शेरा कौन है? पति पत्नी है। और जैना कौन है? वो शेरा की माँ है, लेकिन उसे साहनी ने पाला है। फिरोज कौन है? ये भड़काने वाला है, जो शेरा को भड़काता है साहनी को मारने के लिए। दाऊद खां इंस्पेक्टर है। साहनी की संपत्ति पर नजर है और शेरा को हत्या के लिए उकसाता है। कौन? फिरोज। साहनी है जमींदार, शाहजी की पत्नी है। उसके अलावा बेगू पटवारी, जौलदार, इस्माइल, रसूली, नवाब बीबी, और ये सभी क्या है? पात्र हैं। और साथ में इसमें कहा गया कि मूक दर्शक और व्यवस्था के मोहरे हैं ये सब। खून के रिश्तों से बढ़कर रहे वो रिश्ते जो जमीन और नमक से जुड़े थे, अब नफरत की भेंट चढ़ रहे थे। मनोवैज्ञानिक द्वंद्व। साहनी बनाम शेरा, मतलब साहनी और शेरा के बीच की स्थिति और उनका जो मनोवैज्ञानिक एक द्वंद्व चलता है, साहनी क्या क्या सोचती है शेरा के बारे में, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि सामाजिक स्थिति क्या थी दोनों की। साहनी क्या थी? एक संपन्न स्वाभिमानी विधवा और पुरखों की हवेली की रानी थी। वहीं शेरा शेरा क्या था? साहनी के ही अन्न पर पला एक अनाथ जो अब युवा कामगार है। प्रेरणा और उद्देश्य क्या है इसमें? अपनी गरिमा, मान मर्यादा और पीढ़ियों की विरासत को अंत तक सहेजना, ये साहनी का उद्देश्य है। लेकिन शेरा क्या है? सांप्रदायिक उन्माद और साहनी की अकूत संपत्ति को हड़पने का लालच करता है, और वो उस फिरोज की बातों में आकर साहनी को मारने का प्रयास भी करता है। अपनों द्वारा दिए गए धोखे को स्वीकार करने की असहनीय पीड़ा झेलती है। आंतरिक संघर्ष है। लालच के बावजूद उस माँ समान औरत पर वार करने में असमर्थता जिसने उसे पाला है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। इसमें एक पंक्ति है जिससे ये पता चलता है कि वो चाह कर भी मार नहीं पाता है। भावनात्मक पतन क्या है इसमें? भोर से रात तक की कहानी है। तो भोर में क्या होता है? सबसे पहले दरिया पर शांति रहती है, भरी भराई फसल को देखकर साहनी अपनत्व के मुंह में भीग जाती है। दोपहर में शुरू होता है विद्रोह और अपनापन। सुबह अविश्वास रहता है, हवेली में वापसी, मारकाट की सुगबुगाहट और शेरा के इरादों का आभास। कैंप जाने का फरमान, उसे सब कैंप पे भेजना चाहते हैं ताकि उसकी जान बच जाए। और रात में वो शरणार्थी कैंप में पहुंच जाती है जहाँ पे उसे सब कुछ छिन जाने का एक एहसास हो जाता है कि यहाँ मेरा सब कुछ समाप्त हो चुका है। नेहरी लांघना, आंसू नहीं आत्मसम्मान। वो कहती है कि मैं देहरी कैसे रोते हुए नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ मैं देहरी लांघूंगी। मूक रुदन, बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदले वक्त बदले। रानी का रुतबा, साहनी कहती है कि मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, वह दिन इसी देहरी पर एक दिन दुल्हन बनकर उतरी थी और अभी भी मैं शान से ही जाऊंगी। ये कहती है यहाँ पे रानी। साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी, मान से लांघेगी यह देहरी। साहनी अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालती है। यह केवल एक घर से निकलना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को केंद्र से बेदखल करना है। विस्थापन के 3 घेरे। साहनी ने क्या क्या खोया था? अपनी मातृभूमि, चिनाब का किनारा, मीलों फैले खेत, कुएं और वह जमीन जो सोना उगलती है। पहचान क्या थी उसकी? पुरखों की हवेली, देहरी का मान और रानी होने का सामाजिक रुतबा। परिवार, उसके साहजी और उसका पढ़ा लिखा। यह नुकसान उस सबसे पुराना और गहरा है जिसने उसे हवेली में अकेला कर दिया था। विस्थापन इंसान को केवल भौगोलिक रूप से नहीं उजाड़ता, वह उन जड़ों की हर परत को नोच देता है। अंतिम विदाई, धोखे के बदले दुआ। ट्रक भर चुके थे, दाऊद खान ने दरवाजा खोला। इसी बीच इस्माइल ने रूंधे गले से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठी नहीं हो सकती। और साहनी क्या कहती है? उस समय भी उसे आशीर्वाद ही देती है उन लोगों को, सबको, कि रब तुहानो सलामत रखे, खुशियां बख्शे। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के। यह उस ग्रामीण जन समूह की नैतिक हार थी जो सोच रहा था कि हम साहनी को नहीं रख सके, जबकि साहनी अभी भी उसे आशीर्वाद देकर जा रही थी। विभाजन के आर पार। एक ही दिन में
बदली दुनिया। क्या क्या बदल जाता है एक दिन में ही? जो पुरखों की हवेली थी, स्थान शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली, पहचान क्या थी? जमीन और कुओं की मालकिन थी, अन्नदाता थी, सब पर हुक्म चलाने वाली शान और मान की प्रतीक थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या हालत है उसकी? कैंप की ठंडी और खुरदरी जमीन पर वो लेटी हुई है। अब उसकी पहचान क्या है? एक विस्थापित बेघर रिफ्यूजी की। और अवस्था क्या है? अकेली, लाचार और अपने ही लोगों द्वारा बेदखल की गई। तो ये उस समय की जो तात्कालीन जो समय था, उस समय जो भी चल रहा था, तो वही चीजें इस कहानी में दिखाई गई थी। सिक्का क्या बदलेगा? राज पलट गया है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? कैंप की जमीन पर लेटी साहनी सोचती है कि राजनीतिक सत्ता और सीमाएं बदल गई हैं, राज पलट गया है, नई सरकारें और नई मुद्राएं आ गई हैं। लेकिन वो तो अपने सारे सुख, सारी चीजें जो जिससे वो प्यार करती थी, जो इतने दिनों तक जहाँ वो मान के साथ रहती थी, वो सब चीजें वो वहीं छोड़कर आ गई है। ये कहती है कि प्रतीकात्मक अर्थ ये, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। असली सिक्का धन दौलत नहीं था, असली सिक्का था इंसानियत, आपसी विश्वास और वह सामाजिक ताना बाना जिससे उसने जीवन भर सींचा था। संपत्ति छीनने का दुख नहीं, दुख इस बात का है कि मानवीय वफादारी और प्रेम का सिक्का हमेशा के लिए खोटा हो गया। अब इसके बारे में, इस कहानी के बारे में जो इसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं, एक तो है मनोवैज्ञानिक यथार्थ, स्त्री विमर्श और पराधीनता, और आंचलिक भाषा का जादू। तो क्या है कि मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद में दिखलाता है कि कहानी केवल रक्तपात नहीं दिखाती, बल्कि विस्थापन से उत्पन्न मानसिक आघात और अविश्वास के सूक्ष्म मनोविज्ञान को पकड़ती है। एक सशक्त और संपत्तिवान विधवा का रातों रात पराधीन और बेबस हो जाना पितृसत्तात्मक और सांप्रदायिक समाज की क्रूरता को दर्शाता है। कृष्णा सोबती द्वारा पंजाबी और स्थानीय शब्दावली का जीवंत प्रयोग जो कथा को सीधे मिट्टी से जोड़ता है। इतिहास केवल तारीखें याद रखता है, लेकिन साहित्य उन तारीखों में छिपे इंसानी दर्द को अमर कर देता है। तो अब चले हम देखते हैं कि इसमें अब हम चलते हैं एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कहानी, ये सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती और शिवानी। तो सही उत्तर है कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हंस, सरस्वती, प्रतीक और माधुरी। तो सही उत्तर है प्रतीक। सिक्का बदल गया कहानी किस ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथम विश्व युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम, भारत पाक विभाजन या भारत चीन युद्ध। और सही उत्तर होगा भारत पाक विभाजन, ये सही उत्तर है। साहनी कितने वर्षों से चनाब नदी में नहाती आ रही है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर भी, पिछले 20 वर्षों से, पिछले 30 वर्षों से, 40 वर्षों से या 50 वर्षों से। तो सही उत्तर है 50 वर्षों से। शेरा की माँ का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, जैना, हुसैना, जुबैदा या रसूली। क्या नाम था शेरा की माँ का? जैना। सही उत्तर होगा जैना। शेरा साहनी को मारने के लिए क्या लेकर आया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, गरासा, छुरा, बंदूक, तलवार। सही उत्तर क्या होगा? गरासा, ये सही उत्तर है। दाऊद खां पेशे से क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर बताइएगा। जमींदार, थानेदार, मुल्ला, पटवारी। इसका सही उत्तर होगा थानेदार। साहनी को मारने का मशवरा शेरा को किसने दिया था? 4 ऑप्शन है इसमें भी, दाऊद खान ने, फिरोज ने, बेगू ने, इस्माइल ने। और सही जवाब क्या होगा इसका, बताइएगा सही जवाब। फिरोज ने। साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तब वह क्या बुदबुदा रही थी? राधे श्याम बोल रही थी, अल्लाह बोल रही थी, श्री राम या वाहेगुरु, क्या बोल रही थी? सही उत्तर होगा
श्री राम बोल रही थी। साहनी रो रो कर नहीं शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, यह कथन किसके संदर्भ में है? जैना के, हुसैना के, नवाब बीबी के या साहनी के? सही उत्तर बताइएगा। साहनी के। साहनी के जाते वक्त किसने अपने साफे से आंसू पोंछे? बेगू पटवारी ने, मुल्ला इस्माइल ने, दाऊद खान ने या शेरा ने? सही उत्तर है दाऊद खान ने। साहनी के लिए आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा किसने खोला था? शेरा ने, दाऊद खान ने, बेगू पटवारी ने या रसूली ने? सही उत्तर है उसका दाऊद खान ने। दाऊद खान सही उत्तर है इसका। किसने खोला था ट्रक का दरवाजा? दाऊद खान। कौन था? थानेदार। साहनी ने कैंप में पहुंचकर जमीन पर लेटे लेटे क्या सोचा? हवेली जल गई, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा, शेरा ने धोखा दिया, दाऊद खान बहुत अच्छा इंसान है। इसमें से क्या सोच रही थी वो कि राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा? ये सही उत्तर होगा ख। क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया, यह कथन किसका है? इसमें भी चार ऑप्शन है, शेरा, दाऊद खान, बेगू पटवारी, नवाब बीबी। तो ये बेगू पटवारी का कथन है, सही उत्तर होगा बेगू पटवारी। सिक्का बदल गया कहानी सोबती, कृष्णा सोबती की किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये बादलों के घेरे कहानी संग्रह में संकलित है। और प्रकाशन वर्ष इसका याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष क्या है? बादलों के घेरे कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1980। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।